दोस्तों एक होते हैं फंड मैनेजर जिनके पास हाईटेक डिग्रीज होती हैं, एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स होती हैं और काफी सारे एडवांटेजेस मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ है हम, एक साधारण से इन्वेस्टर जिसके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर से ज्यादा एडवांटेज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। दोस्तों यही चीज आज हम आपके साथ इस बुक की समरी में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वन अपन वॉल स्ट्रीट। क्योंकि जब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी तब हमें जानना था कि इन्वेस्टमेंट पे सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ से मिलता है, और इसी तलाश में हमने ये बुक पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कुछ चौंका देने वाले लेसन्स पढ़े थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। लेसन नंबर 1, द 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक। तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं और ये सब अलग अलग स्पीड में ग्रो हो रहे हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को एक साथ ट्रेड करना गलत होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इन 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सको। तो सबसे पहले आता है स्लो ग्रोवर्स। दोस्तों ये कंपनियां बहुत ही बड़ी कॉन्स्टेबल कंपनीज होती है, यूजुअली इकोनॉमी के साथ ग्रो होती है। लेकिन पीटर लिंच को इस कैटेगरी की कंपनी ज्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि उनको इसके अंदर ज्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि ये कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है लेकिन इनका ग्रोथ रेट 2% से 5% होता है। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये कंपनी 5% से 10% पर ईयर ग्रो होती है। एग्जाम्पल के लिए कोलगेट, डाबर या फिर विप्रो। सेकंड कैटेगरी में आते हैं स्टॉलवर्ड्स। ये कंपनीज बड़ी होती है लेकिन इनके अंदर और आगे बढ़ने का पोटेंशियल मौजूद होता है। पीटर लिंच के हिसाब से कंपनी यूजुअली 10 से 12% के रेट से पर ईयर ग्रो करती है, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से 15 से 25% पर ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। और मेरे हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी यहीं से शुरू करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। आप खुद सोचो, कंपनीज जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें क्या ही चांसेस है आपके पैसे डूबने के। दोस्तों तीसरी कैटेगरी में आते हैं फास्ट ग्रोवर। पीटर लिंच को ये कैटेगरी पसंद थी, इसमें वो कंपनी को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते थे जिसके अंदर उनको ज्यादा पोटेंशियल लगता था ग्रो होने का, वो फिर उसको होल्ड करते थे। ये कंपनी परसेंटेज में नहीं बल्कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देती है, यानी कि 10 बैगर या फिर 20 बैगर। मतलब कुछ सालों में आपका पैसा डबल या फिर ट्रिपल नहीं होगा बल्कि 10 गुना या फिर 20 गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी का स्टॉक खरीदा था, तब उसका शेयर 3 रुपए पर शेयर था और आज इसका प्राइस है 1200 रुपए पर शेयर। तो फर्क आप खुद देख सकते हो। कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो कंपनी होती है जिनका रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस बिजनेस साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बेचती है जो लोग रिसेशन या फिर बुरे टाइम में खरीदते नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जैसे इनका रेवेन्यू घटता बढ़ता है वैसे वैसे इनके स्टॉक्स पर भी असर पड़ता है। दोस्तों हम ऐसी कंपनीज पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और किसी भी न्यू इन्वेस्टर को भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूमर हमेशा बुल मार्केट के टाइम पर आते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी महंगा रहता है, और जब स्टॉक क्रैश होता है और स्टॉक 50% तक गिर जाता है फिर लोग डर के मारे उसे बेच देते हैं। इसीलिए न्यू इन्वेस्टर्स को हम यही सलाह देंगे कि आप इनको बाय ना करें। 5वीं कैटेगरी में आते हैं टर्न अराउंड। दोस्तों ये कंपनीज ऐसी है जो फिलहाल बुरे टाइम से गुजर रही है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस एकदम नीचे गिर गया है। अगर इस कंपनी को सपोर्ट मिलती है तो ये टर्न अराउंड बन सकती है, लेकिन अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये खत्म भी हो सकती है। जैसे फिलहाल वोडाफोन और आइडिया स्ट्रगल कर रही है। और अगेन हम इन स्टॉक्स को बाय करने की कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को सलाह नहीं देंगे। खरीदने की कैटेगरी नंबर 6 में आते हैं एसेट्स प्लेस। ये ऐसी कंपनीज होती है जिनके पास ज्यादा एसेट्स मौजूद हैं जो मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ये एसेट्स या तो कंपनी का एक्सेस कैश हो सकता है या फिर इन्वेंट्री हो सकता है या फिर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। बेंजामिन ग्राम ऐसी कंपनीज को हमेशा ढूंढते थे जिनको वो कहते थे बाइंग डॉलर्स फॉर 50 सेंट्स। दोस्तों इसी तरह जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी है। लेसन नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन बीट द एक्सपर्ट्स। दोस्तों एक कॉमन मैन म्यूचुअल फंड या प्रोफेशनल्स को कैसे बीट कर सकता है, चलिए देखते हैं। रीजन नंबर 1, टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे रूल्स और मैंडेट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रेगुलेशन बॉडी और कंपनी की पॉलिसी, स्टाफ सिलेक्शन करना होता है। रीजन नंबर 2, फिर उसके ऊपर उन्हें अपने बॉस को समझाना पड़ता है, अपनी रिसर्च रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ता है। दोस्तों ये चीज याद रखें कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच और ओपिनियन होते हैं। हो सकता है कि उस एनालिस्ट को एक्चुअल में कोई अच्छा स्टॉक मिला हो लेकिन उसके मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया हो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, मार्केट में 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है न्यू फंड और दूसरा होता है पुराने फंड। अब जो म्यूचुअल फंड रिसेंटली लॉन्च होते हैं उनमें लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि लोग अक्सर पुराने इन्वेस्टर्स के फायदे देखते हैं, यानी कि पुराने ट्रैक। और जो पुराने म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि फंड मैनेजर्स को बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोवर्स और अच्छे
रिटर्न देने वाली कंपनी ढूंढनी होती है और कंटिन्यूसली ऐसी कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए जब म्यूचुअल फंड का प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि काफी लोगों ने उसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब फंड मैनेजर्स उस टाइम पर स्लो ग्रोवर्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों का इतना सारा कैश मौजूद होता है, तो उनको कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करना है ही। और अगर फाइनली किसी मैनेजर ने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ भी ली तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर ज्यादा कंपनीज को होल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी फंड मैनेजर का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ का है, तो अगर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपना 5% भी इन्वेस्ट करता है जो 1000 करोड़ होता है, तो इतने में वो बहुत सारी छोटी कंपनीज को खरीद सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का ये भी रूल होता है कि वो किसी भी कंपनीज को पूरा नहीं खरीद सकते, उसके अंदर सिर्फ 5% या फिर 10% की ओनरशिप ले सकते हैं। मतलब कि वो उस कंपनी के अंदर तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो कंपनी फास्ट ग्रोवर से स्लो ग्रोवर बन जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात हो गई, क्योंकि आप उस कंपनी को ऐसे टाइम पर नहीं खरीद पा रहे हो जब वो एक्चुअली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों ये बात याद रखिए कि ये सब पॉइंट्स एक फंड मैनेजर खुद बोल रहा है, इसलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर स्लो ग्रोवर को ही ऐड करते हैं, क्योंकि वो कम रिस्की होते हैं। और वॉल स्ट्रीट के अंदर एक कहावत है, नोबडी एवर गॉट फायर्ड बाइंग IBM फॉर क्लाइंट्स, क्योंकि IBM सालों पुरानी और बड़ी कंपनी है जो कि स्लो ग्रोवर की कैटेगरी में आती है। उसके अंदर इन्वेस्ट करना फंड मैनेजर के लिए फायदेमंद डील होती है, क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर छोटी कंपनी ढूंढकर रिस्क लेता है और कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो लोग मैनेजर को ब्लेम करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या फिर TCS डूब जाती है तो लोग ये कहेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी को क्या हो गया। तो इसीलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको और हमें इतने सारे लिमिटेशंस नहीं है, ना किसी को जवाब देना है और ना ही कोई रूल्स है। लेसन नंबर 3, 10 साइंस ऑफ 10 बेगर्स। क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनीज हैं और जब भी कोई अनलिस्टेड या लोग किसी नई कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमेशा उसको उसके नाम के बेसिस पर जज करते हैं। अगर कंपनी के नाम के आगे कोई फैंसी वर्ड होता है जैसे ग्रीन एनर्जीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोगों को लगेगा अरे वाह क्या कंपनी है, ये फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी। जैसे 20 साल पहले जब टेक्नोलॉजी से एक हॉट सेक्टर था, तब किसी भी कंपनी के आगे अगर .com होता था तो उसको खरीदने के लिए काफी लोग रेडी हो जाते थे, बिना जाने कि वो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा भी रही है या फिर नहीं। कोई कंपनी जो बोरिंग बिजनेस करती है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? मुझे लगता है कि बहुत कम ने। लेकिन अगर बात करें फेविकोल की तो इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये एक बोरिंग बिजनेस है, लेकिन 10 साल पहले किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया होता तो उसने इसे 50 रुपए पर शेयर पर खरीदा होता और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 1500 रुपए। एक क्लासिक 30 बैगर। इट डज समथिंग डिसएग्रीबल, जैसे कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, अल्कोहल, गैम्बलिंग। दोस्तों स्पिन ऑफ, यानी कि किसी कंपनी ने अपना एक छोटा डिवीजन अलग कर दिया हो। अब वो छोटा डिवीजन एक सेपरेट कंपनी है जिसका स्टॉक अलग से पब्लिकली ट्रेड हो रहा है। यूजुअली ऐसी कंपनीज के अंदर होता ये है कि कंपनी को स्टार्ट ही बहुत अच्छी मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब रिलायंस जियो को अलग कर देगा तब जियो एक स्पिन ऑफ होगा, क्योंकि इसको इतना अच्छा स्टार्ट मिला था रिलायंस की वजह से। इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। दोस्तों जब किसी कंपनी को फंड मैनेजर फॉलो नहीं करते तब ज्यादा चांसेस होता है कि वो कंपनी करंटली प्राइस पर नहीं है। अगर वो अंडर प्राइस है तो आपको उसको खरीदने में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब उसको इंस्टीट्यूशंस फॉलो करने लगेंगे तब उसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। द इंडस्ट्री इजंट ग्रोइंग। दोस्तों फिलहाल फार्मा और टेक इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो कर रही हैं, इसलिए इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उस सेक्टर में ऑलरेडी सारी कंपनीज ओवर प्राइज्ड हैं। अगर आप थोड़ा आउट ऑफ में सोचोगे तो आपको दूसरी इंडस्ट्री में मल्टी बैगर स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। इट्स गोट अ नीश, मतलब कि कोई फोकस्ड कंपनी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचती है जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज हो जो और कोई कंपनी नहीं बेचती। वॉरेन बफेट ज्यादातर ऐसी ही कंपनीज ढूंढते हैं। इट हैज ए रिकरिंग रेवेन्यू। ये कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जहां कस्टमर को हर महीने पेमेंट करनी होती है एज कम्पेयर टू वन टाइम पेमेंट। ए यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन सस्ती होती जा रही है। 20 साल पहले कंप्यूटर और इंटरनेट का प्राइस काफी ज्यादा था और आज एकदम चीप है। कोई ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पर बेस हो तो उस कंपनी को कॉस्ट कटिंग में भी फायदा होगा, प्लस उसको ज्यादातर कस्टमर भी यूज करने लगेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम आपको दें तो वो है जहां पर आप अभी मौजूद हो, यानी कि यूट्यूब। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनसाइडर्स आर बाइंग। दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है और वो अगर खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस शो करता है, या कम से कम उससे हमें ये जरूर पता चल जाता है कि कंपनी आने वाले कुछ टाइम में बंद नहीं होगी। लेसन नंबर 4, स्टॉक टू अवॉइड। दोस्तों हम जितना फोकस करते हैं अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने पर, हमें उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कोई फालतू स्टॉक तो नहीं उठा रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सर्वाइव कर गया वही हीरो है। इसलिए पीटर लिंच के हिसाब से आपको इन 5 तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। पहला स्टॉक फॉर्म, हॉट इंडस्ट्रीज। हॉट इंडस्ट्रीज हमेशा न्यूज में होती है, सबको उसी में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर कंपटीशन भी उतना जल्दी आता है और कंपटीशन प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब भी आपको कोई ब्रोकर या फिर फ्रेंड बोलता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नेक्स्ट गूगल है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना
करना चाहिए। कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। दोस्तों अगर आपकी कंपनी फूड प्रोडक्ट बेचती है और अचानक से टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद रही है तो चांसेस है कि वो अपना फोकस खो रही है। जो पैसा उस कंपनी को आपको देना चाहिए डिविडेंड के थ्रू, ताकि आप डिसाइड कर सको उसे कहां पर इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है। विस्पर स्टॉक्स, ये गलती ज्यादातर बहुत लोग करते हैं। जब उनको कोई फ्रेंड एडवाइस देता है या उनको कहीं से टिप मिल जाती है स्टॉक्स को खरीदने की, वो उसको खरीद लेते हैं। एक्साइटिंग नेम। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखकर स्टॉक्स खरीदते हैं, इसीलिए जिसके नाम बड़े होते हैं उसके पीछे ऑलरेडी पूरी दुनिया भाग रही है। लेसन नंबर 5, थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों आपको अपने आप से सबसे पहले सबसे सिंपल सवाल ये करना है, क्या मुझे इन पैसों की जरूरत है? आने वाले 2 या फिर 3 सालों में अगर इसका आंसर यस है तो आपको वो पैसा बिल्कुल भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 साल के बाद मार्केट हमेशा ग्रो करती है। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ बिजनेस। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ की कमाई को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। इसके लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। और ये थी हमारी आज की नॉलेजेबल वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।